Suppose X draws a bill on Y for rupees 10,000 for 3 months on 1st April 2021. तो ड्यू डेट क्या होगी बिल की? 1 अप्रैल के बाद 3 महीने, 1 अप्रैल to 1 May to 1 June to 1 July plus 3 grace days, 4 July is the due date of the bill. अब X तो ड्रॉवर है ये आपको पता है, Y ड्रॉई है ये आपको पता है। X ने बिल ड्रॉ किया है, मतलब ड्यू डेट पे बिल के अगेंस्ट X विल गेट द मनी. सो फॉर X the same bill will be bills receivable because he will receive money against this bill. But for Y, the same bill will be bills payable. तो ड्रॉवर के लिए ये बिल्स रिसीवेबल हो गया और ड्रॉई के लिए ये बिल्स क्या हो गया? पेएबल हो गया. तो इट इज बिल्स रिसीवेबल, इट इज बिल्स रिसीवेबल फॉर ड्रॉवर और पेई, जिसको भी मिलने वाला है मनी, और होल्डर, and it is bills payable for ड्रॉई. पैसे मिलने किसको भी वाले हो, पैसे देगा कौन? ड्रॉई. ड्रॉई के लिए वो बिल्स पेएबल हो जाएगा. अब एक बार ये बिल निकाल लिया एक्स ने वाई पे, तो 3 महीने एक्स रुकेगा थोड़ी, क्योंकि अगर रुकना ही था तो बिना बिल के भी तो रुक सकता था. ड्रॉवर डेटर करके वाई को लिख देता, वो तो कोई इश्यू नहीं था वहां पे. लेकिन हम लोगों ने बिल निकाला क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोगों को इस पेपर मनी का यूज कर सकते हैं हम लोग, अदरवाइज तो पैसे अटक के रह जाते ना. तो 3 महीने में जब भी एक्स को जरूरत पड़े तो एक्स इस बिल ऑफ एक्सचेंज का किसी के साथ एक्सचेंज कर सकता है. सो वी कैन ट्रीट दिस बिल ऑफ एक्सचेंज इन डिफरेंट वेज, क्योंकि एक्स के लिए तो ये बिल्स रिसीवेबल है. तो बिल एक्स बिल के साथ क्या क्या कर सकता है? व्हाट आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट of bill of exchange? What can you do with a bill of this bill? What X can do? So first, X can retain the bill with himself. ये ड्यू डेट तक अपने पास बिल रख देगा. कुछ नहीं करेगा. फिर ड्यू डेट आएगी, वाई के सामने बिल एक दिखाएगा, बोलेगा अभी इसके अगेंस्ट पेमेंट दे दो, वाई पेमेंट दे देगा, हो गया काम. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज एक्स कैन रिटेन द बिल with himself till due date and then take the payment from Y. Second thing that X can do is he can get the bill discounted from bank. अब ये क्या चक्कर है? तो बैंक के पास ये फैसिलिटी होती है कि अगर आपके पास एक प्रॉपर बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट में वो बिल है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक आपको बोलेगा कि बैंक खुद नहीं आएगा आपके पास, आपको जाना पड़ेगा. नाउ सी, एक्स हैज ड्रॉन अ बिल ऑन वाई और वो प्रॉपर फॉर्मेट में है, लीगल फॉर्मेट में. अभी एक्स ने बिल तो ड्रॉ किया, तो वो 3 महीने एक्स को नहीं रुकना है. ही डजंट वांट्स टू वेट फॉर 3 months फॉर दिस 10,000. तो वो क्या कर सकता है? वो बैंक के पास जा सकता है, बोल सकता है ये देखो मेरे पास एक लीगल बिल है. तो बैंक उस बिल का फॉर्मेट चेक करेगा, इसलिए वो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड बैंक विल परचेस दैट बिल. नाउ सी, दिस वाज आवर एक्स. एक्स ने वाई पे बिल निकाला, वाई ने एक्सेप्ट किया, तो इस अभी ये एक्स के लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया. एक्सेप्ट करने के बाद वाई के लिए हो गया बिल्स पेएबल. अब 3 महीने तक एक्स को रुकना पड़ेगा, फिर वाई से पेमेंट लेनी है. वो तो हम लोगों ने पहले केस में देख लिया था, तो 3 महीने तक रुक गया.
लेकिन अभी अगर सेकंड केस में एक्स को नहीं रुकना है तो ये है आपकी बैंक। तो x, what x can do is x will go to bank and x will say that I have this legal bill. Bank can purchase, every bank does this. So bank will purchase the bill. लेकिन बैंक ना पूरे 10,000 रुपए नहीं देगा x को। बैंक डिस्काउंटिंग इसीलिए बोलते हैं, बैंक कुछ कम पैसे देगा। शायद बैंक उसको ना 300 रुपए कम देगा और बैंक विल पे ओनली 9,700। बट सी, कल मिलने वाले 10,000 से आज मिलने वाले 9,700 बहुत बड़ी बात होती है। मनी का जो इम्पोर्टेंस है वो यही है, जितना पैसा आपके हाथ में है उसकी वैल्यू ज्यादा है, मोर देन व्हाट यू विल गेट इन फ्यूचर। तो बैंक ना हमेशा पूरी अमाउंट नहीं देता, क्योंकि बैंक को भी अभी तो रिस्क है ना बैंक के पास। ये 10,000 रुपए का बिल जो बैंक ले रहा है, बाद में भाई ने नहीं पे किया तो, और बैंक के चार्जेस होते हैं, तो वो चार्जेस, वो रिस्क मिला के बैंक एक डिस्काउंट चार्ज करता है। से सपोज वो 300 है, तो बैंक क्या करेगा, उस 10,000 रुपए के बिल के अगेंस्ट आपको 9,700 रुपए देगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज, दिस 300 इज कॉल्ड एज बैंक डिस्काउंट। This is the way, you know, bank will earn the money. Otherwise, they don't have any other source. अब ड्यू डेट पे क्या होगा, ड्यू डेट पे बैंक क्या करेगा, वाई के सामने जाएगा, उसके सामने वो बिल लिखेगा, क्योंकि अभी ये बैंक क्या हो गया, he has become a holder in due course। तो वो बिल लेके भाई के सामने जाएगा, भाई को कोई लेना देना नहीं है, बिल कौन दिखा रहा है, बिल है ना एक्सेप्ट किया हुआ, तो भाई ड्यू डेट के हिसाब से उसको पे करेगा। But now here you should remember that Y will pay complete 10,000 rupees। ये डिस्काउंट कट नहीं होने वाला है, ये डिस्काउंट ये बैंक का चार्जेस है, ये बैंक का इनकम है। ओके, so on the due date bank will approach Y, if honored then Y will pay 10,000 rupees to bank, if not honored then this bank will return the goods bill to X and it will take all the 10,000 rupees from X। तो ये होता है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। ये जब हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे तो मैं इसको और डिटेल में तब एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। ये इन डिस्काउंटिंग, ये तो एक टर्म है, लेकिन ये इन शॉर्ट क्या है कि बैंक ना थोड़े कम पैसों में उस बिल को खरीद लेता है ड्रॉवर से या जिस किसके पास वो बिल है उससे। ओके, बैंक परचेस इट एंड ड्यू डेट के पहले बैंक, सॉरी लीगल ड्यू डेट पे बैंक ड्रॉय के सामने वो बिल रख देगा। लेकिन डिस्काउंट कैंसिल नहीं होता है, एक बार जो बैंक ने डिस्काउंट दिया लगाया है वो बैंक के चार्जेस है, वो कभी भी कैंसिल नहीं होंगे। अगर बिल ऑनर हुआ तो भी वाई विल पे ऑन 10,000 रुपीज टू बैंक, अगर बिल डिसऑनर हुआ तो बैंक विल टेक 10,000 रुपीज फ्रॉम एक्स। कहीं पे भी ये 300 रुपए कैंसिल नहीं होने वाले। This is the next thing that you can do with the bill, that is the bill will get discounted with the bank। Then we'll see the third case। और क्या कर सकते हैं हम लोग बिल के साथ, तो हम लोग पहले तो बिल को अपने पास ही रख सकते हैं। सेकेंड, बिल को हम लोग डिसऑनर बैंक के साथ डिस्काउंट करवा सकते थे। अब थर्ड क्या कर सकते हैं हम लोग बैंक बिल के साथ, वी कैन एंडोर्स द बिल। Now let us learn what is the procedure of endorsing। Third thing that we can do with the bill is endorse the bill। Now see, bill was drawn by X on Y, क्योंकि Y was supposed to pay some money to X, so X drew a bill on Y। लेकिन वैसे ही अगर X को भी किसी और को पेमेंट करनी हो तो let us learn about this endorsement। Now Y was debtor of X and say suppose X is
debtor of Z. तो X was supposed to take some money from Y and Z is supposed to take some money from X. X ने Y पे बिल ड्रॉ की. X draws a bill of rupees 10,000 on Y, which he accepts. अब एक तो वो X क्या करेगा, ड्यू डेट तक बिल अपने पास रखेगा, फिर X को 10,000 रुपए मिलेंगे, और अभी X has to pay 10,000 rupees to Z. तो वो ड्यू डेट तक रुकेगा, Z को बोलेगा रुक 2-3 महीने, 3 महीने के बाद मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे, तब मैं तुझे दे दूंगा. This is what X can do. Or X can get the bill discounted with the bank, take the money and then pay it to the Z. Or the simplest way is X will say, I have to pay you the money and Y has to pay me the money. So do one thing, you take the bill. What X will do, X will endorse the bill of Y to Z. क्योंकि X को Y से पैसे लेने थे, Z को X से पैसे लेने थे, तो X क्या बोलेगा, अरे बिल तो साइन करके दिया है, लीगल डॉक्यूमेंट तो हो गया है. अब instead of Z waiting for 3 more months for the money, what X will do, X will directly give that legal document to Z. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एंडोर्समेंट. यहाँ पे कोई डिस्काउंट कट नहीं होता, वैसे का वैसा 10,000 रुपए का बिल Z के पास चला जाएगा. Now on the due date, what Z will do is, on due date, Z will present the bill to Y. अगर Y ने पेमेंट की तो Z को डायरेक्टली मिल गई, X की लायबिलिटी खत्म. अगर Y ने पेमेंट नहीं की तो Z X से पैसे वसूलेगा और X वापस Y से. तो Z is nothing but an holder in due course, just like bank. सिर्फ यहाँ पे एक फर्क क्या है कि Z जो है वो अमाउंट को कम करके नहीं दे रहा है X को. Z is not paying any amount to X, unlike bank. बैंक X को पैसे दे रहा था ना, Z कुछ नहीं दे रहा है. Z is only taking the bill. So Y was drawee, क्योंकि Y पे बिल ड्रॉ किया गया था. X was drawer. Z को पैसे मिलने हैं तो Z तो पे ही हो जाएगा, लेकिन Z पे क्यों हुआ, क्योंकि वो बिल उसको एंडोर्स किया गया, इसलिए नहीं क्योंकि बिल पे उसका नाम लिखा था. तो जब वो बिल एंडोर्स होता है तो X becomes endorser. तो जब वो बिल एंडोर्स होता है तो X क्या बन जाता है, एंडोर्सर. और Z क्या बन जाता है, एंडोर्सी. एंडोर्सी इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. ड्यू डेट पे वो Y के सामने बिल रखेगा, अगर Y ने पेमेंट कर दी तो मामला खत्म, अगर नहीं की तो Z will take money from X and X will take money from Y. Also, Z will note the dishonor of the bill. बैंक के केस में भी अगर बिल डिसऑनर हुआ तो बैंक विल नोट, फर्स्ट दे विल डू द नोटिंग, then they will hand over the bill to X. So this is the third thing that you can do with the bill. You can endorse the bill to someone else. तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप बिल को अपने पास रख सकते हो. You can retain the bill with you. Then next you can get the bill discounted from the bank. Then third case is you can endorse the bill in favor of someone else. लेकिन यहाँ पे याद रखना चाहिए कि Z should be your creditor. Only then you can endorse. ऐसे simply नहीं endorse कर सकते. और क्यों करेंगे ना, मुझे मिलने वाले पैसे में क्यों simply endorse करेंगे. तो Z was my creditor, Y was my debtor, so I have endorsed the bill to Z.
Simple. And the last thing that we can do with the bill is we can send the bill to bank for collection. ये डिस्काउंट से थोड़ा सा अलग है. तो क्या हो जाता है, मैं तो मेरे काम में बिजी हूँ, या फिर ये हमारा एग्जांपल ले लेते हैं एक्स और वाई का. एक्स हैज ड्रॉन अ बिल ऑन वाई. एक्स ने क्या किया, वाई पे बिल ड्रॉ किया, 3 महीने के बाद पेमेंट होने वाली है. ओके, सो एक्स हैज ड्रॉन अ बिल ऑन वाई फॉर 3 months. अब ये 3 महीने के बाद एक्स तो अपने काम में ही बिजी रहेगा, एक्स के पास शायद टाइम नहीं रहेगा. ओके, और इवन दो उसको याद टाइम हो, शायद याद ना रहे, वो तो वैसे भी एक डॉक्यूमेंट है. अगर भूल गया एक्स तो, या फिर उसके पास टाइम नहीं रहा तो ऐसे टाइम पे ना बैंक कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है. तो बैंक बोलेगी आप एक काम करो, आपने बिल निकाला, उसने एक्सेप्ट किया, दिया, आप एक काम करो, आप बिल ना मेरे पास दे दिया, तो मैं ड्यू डेट पे बराबर जाके वहां से पैसे वसूल लूंगा. लेकिन यहाँ पे 10,000 ही देगा भाई, और एक्स को 10,000 ही मिलेंगे. कोई बैंक का कोई डिस्काउंट नहीं लगेगा यहाँ पे. हाँ, लेकिन यहाँ पे बैंक अपने चार्जेस जरूर लगाता है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज. तो ये अलग रहता है, ये बैंक चार्जेस. लेकिन ये अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और सबसे पहली बात तो ड्यू डेट के पहले पैसे मिलने भी नहीं वाले, ड्यू डेट के बाद ही पैसे मिलेंगे, क्योंकि बैंक तो ड्यू डेट के बाद ही जाएगा भाई के सामने, भाई पैसे देगा, बैंक कलेक्ट करेगा और एक्स के अकाउंट में डाल देगा. दिस इज अ सर्विस दैट बैंक प्रोवाइड्स टू देयर कस्टमर्स. क्या आपने बिल निकाला है, आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आपको अपना काम करना है, तो ठीक है, हम लोग उस बिल की जिम्मेदारी लेते हैं. ऑन ड्यू डेट दे विल गो, दे विल प्रेजेंट द बिल एंड दे विल कलेक्ट एंड पुट इट इन योर अकाउंट. तो डिस्काउंटिंग में बैंक बिल खरीद रहा है, परचेसिंग द बिल. बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन में बस एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है बैंक की तरफ से कि क्रेडिटर या ड्रॉवर जो है वो परेशान ना हो, वो बैंक को दे दो बिल, और बैंक विल गो एंड कलेक्ट द बिल फ्रॉम द ड्रॉई. सिंपल थिंग. ओके, इसके लिए बैंक अपने चार्जेस चार्ज करता है जो ईयरली चार्जेस में इंक्लूडेड होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं. So what all you can do with this bill is, once you get this bill of exchange, what all you can do, you can retain the bill till the due date. Second, you can get the bill discounted with the bank. Third, endorsing the bill to the creditor for the settlement of account. This is very important. वो already आपका creditor होना चाहिए, ऐसे किसी को आप नहीं दे सकते. And fourth is sending the bill to the bank for collection. देखो, रिटेनिंग, अभी हम लोग फर्स्ट केस जो है उसके हम लोग जर्नल एंट्रीज और उसके केस के बारे में हम लोग बात करेंगे. इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द जर्नल एंट्रीज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दीज 4. ये जो 4 ट्रीटमेंट है इसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे.